दोस्तों, एक ज़माने में सियाम नाम से जाना जाने वाला ये मुल्क आज पूरी दुनिया में थाईलैंड कहलाया जाता है। आज पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों अफराद थाईलैंड की खूबसूरती देखने को दौड़े चले आते हैं। यहाँ पहुंचकर इंसान को बड़े बड़े अजीबोगरीब हालात से भी गुजरना पड़ता है। कहीं आपको इस मुल्क में खुदा की कुदरत की कारागरी देखने का मौका मिलता है, तो कहीं आपको इंसानों की नुमाइश देखने को मिलती है। कहीं आपको वहाँ पर मस्जिदें बनी नज़र आती हैं, तो कहीं आपको सड़कों के अतराफ पर नज़र आता है बिकता जिस्म। ये थाईलैंड है, आज़ाद लोगों की सरजमीन। सिर्फ आज़ाद ख्याल लोगों की ही नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है कि ये मुल्क तारीख में कभी किसी दूसरे मुल्क या कौम का गुलाम नहीं बना। एक ज़माना था जब इस मुल्क में खाने पीने तक की अशिया दूसरे ममालिक से इंपोर्ट की जाती थीं, लेकिन आज ये एक सनती मुल्क बन चुका है। थाईलैंड और थाईलैंड से जुड़ी हुई तमाम मालूमात तक रसाई पाने के लिए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और साथ ही साथ मैं अपने नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश भी करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि सैरो सियाहत और मालूमात पर मबनी कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, ये मुल्क थाईलैंड, जहाँ पर आबादी का बसाव लगभग 1200 कबले मसीह में हुआ था। फिर यहाँ के मुकामी सरदार सामने आए और वक़्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर कायम सल्तनतों और रियासतों के महल्ले वकूफ़ में बेशुमार तब्दीलियाँ भी होती रहीं। 20वीं सदी में इस मुल्क पर फौजी हुकूमतें भी कायम हुईं और बादशाहों का सिक्का भी यहाँ पर चलता रहा। अलगर्ज ये कि इस मुल्क पर दूसरे किसी मुल्क ने, जैसे बरतानिया, जापान, अमेरिका या स्पेन वगैरह ने कब्जा नहीं किया। पहली जंग अजीम में थाईलैंड ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, जबकि जंग अजीम 2 में ये मुल्क गैर जानिबदार रहा। साथ के हमसाया ममालिक में चल रही खाना जंगी और जंगों से इस मुल्क की मईशत के साथ साथ इस मुल्क की हदूद में भी तब्दीलियां होती रहीं। आखिरी बार थाईलैंड की जो हदूदबंदी हुई, उसके मुताबिक थाईलैंड पूरी दुनिया में अपने रकबे के हवाले से 50वें नंबर पर शुमार किया गया था और इस मुल्क का मौजूदा रकबा 5,13,120 मरबा किलोमीटर है। आज आबादी के हवाले से इस मुल्क का शुमार दुनिया भर में 22वें नंबर पर किया जाता है। इस मुल्क की 2019 की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल आबादी 6,63,91,000 अफराद है। मुल्क का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। मुल्क के शुमाल की जानब म्यांमार यानी बर्मा और लाओस जैसे ममालिक आते हैं। मशरकी सरहदें लाओस और कंबोडिया जैसे ममालिक से मिलती हैं। जनूबी सिमत मलेशिया और खलीज थाईलैंड ने अपने घेरे में ले रखी है, जबकि मगरबी सरहदें बुहेराए इंडमान यानी बुहेराए बर्मा से मिलती हैं। ये मुल्क वियतनाम से अपनी ज़मीनी हदूद तो साझी नहीं करता, मगर खलीज थाईलैंड के पार वियतनाम से इस मुल्क की समुद्री हदूद ज़रूर मिलती है। बैंकॉक इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। बैंकॉक को ही इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज़ हासिल है। ये शहर अमीरों का शहर कहलाया जाता है। इस शहर में आबादी का बसाव 15वीं सदी में हुआ था। आज इस शहर का रकबा 1500 किलोमीटर तक फैल चुका है। आबादी 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इन 1 करोड़ अफराद में से 64,000 अफराद करोड़पति हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये शहर मुस्कुराहटों का शहर है। ये शहर पैसे वालों का शहर है। यहाँ हर चीज़ बिकती है, बस कोई बोली लगाने वाला हो। पूरी दुनिया से लोग इस शहर में आते हैं और फिर इस शहर की रंगीनियों में तो जैसे खो ही जाते हैं। पूरी दुनिया में शायद कुछ ऐसे लोग भी हों जिन्हें इस मुल्क के नाम का पता ही ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे थाई मसाज का पता ना हो। थाईलैंड का ये शहर बैंकॉक थाई मसाज की बदौलत, सर्जरी की बदौलत आज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है। इस मुल्क में कानूनी तौर पर कोई भी लड़का या लड़की 20 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। मुल्क की कौमी और सरकारी ज़ुबान थाई है। दूसरी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान लाओ है। कामवांग, पाक थाई, खेmer और यावी दूसरी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबानें हैं। सरकारी सतह पर इस मुल्क में 62 ज़ुबानें तस्लीम शुदा हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान हर स्कूल और क्लास का लाजमी हिस्सा होती है। थाईलैंड की नौजवान नस्ल अंग्रेज़ी ज़ुबान का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानती है। अंग्रेज़ी इस्तेमाल करने और करवाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि सियाहत का शोबा इस मुल्क की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह समझा जाता है। मुकामी लोग जब अंग्रेज़ी से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, तभी वो सयाहों के साथ अच्छी तरह से डील कर सकेंगे। बुद्ध मत इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है। मुल्क की आबादी के 93% लोग इस मज़हब को फॉलो करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मज़हब यहाँ इस्लाम है। मुल्क की आबादी का तकरीबन 5% लोग मुसलमान हैं।
जो लगभग 32,60,000 अफराद बनते हैं। 1.2% यहाँ मसीही लोग भी आबाद हैं। सिख, हिंदू और दीगर मज़हब के मानने वाले भी थोड़ी थोड़ी तादाद में यहाँ पर आबाद हैं। थाईलैंड में मुसलमानों के काफ़ी स्कूल भी कायम हैं, जिन्हें हुकूमत की तरफ से बाकायदा फंडिंग भी जारी होती है। बादशाह ने एक मुस्लिम मशीर भी रखा हुआ है, जो मुल्क में मुसलमानों के दरपेश मसाइल से बादशाह को आगाह रखता है। एक इस्लामी बैंक ऑफ थाईलैंड के नाम से इस मुल्क में कायम है, जो इस्लामी शराइत के मुताबिक कर्जे फराहम करता है। इस मुल्क में बाआसानी हलाल फूड मिल जाता है। स्टोर्स पर खाने पीने की काफ़ी अशिया के साथ हलाल का लेबल देखने को मिलता है। तालीम की शरह इस मुल्क में 93.5% है। प्राइमरी से यूनिवर्सिटियों तक तालीम सरकारी अदारों में मुफ्त भी हासिल की जाती है और प्राइवेट अदारों में भारी फीस देकर भी। सेहत का बहुत ही आला निज़ाम इस मुल्क में लागू है। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 75 साल से कुछ ज़ायद है। थाईलैंड की अगर मईशत की बात करें तो साल 1985 से साल 1996 तक थाईलैंड पूरी दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में सबसे पहले नंबर पर था। आज भी साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया के बाद थाईलैंड दूसरी बड़ी मईशत बन चुका है। पिछली 2 दहाइयों से मुसलसल इस मुल्क में नई नई इंडस्ट्रियां लगाई जा रही हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर नई सनतें कायम हो चुकी हैं। मुल्क की मईशत 1.390 ट्रिलियन US तक पहुँच चुकी है। फीकस मजमूई आमदनी $20,000 से क्रॉस कर चुकी है। मुल्क की करेंसी को भाट कहा जाता है। इनका एक भाट 5.23 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर जबकि 2.23 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। +66 इस मुल्क का कंट्री कोड और .th इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। साउथ ईस्ट एशियाई ममालिक में थाईलैंड दूसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्ट करने वाला जबकि गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अपने मुल्क में पैदा होने वाली बिजली का ये 75% हिस्सा कुदरती गैस से पैदा करते हैं। 20% बिजली की ज़रूरत को कोयले से तैयार करके पूरी किया जाता है, जबकि बाकी 5% बिजली की ज़रूरत को सोलर, वाइंड, हाइड्रो और बायोगैस की सूरत में पूरी किया जाता है। मुए थाई यानी थाई बॉक्सिंग इस मुल्क का कौमी खेल है। वॉलीबॉल इस मुल्क की सबसे मकबूल खेल है। फुटबॉल, स्नोकर, गोल्फ और बास्केटबॉल दूसरी मकबूल खेलें हैं जो इस मुल्क में ज़्यादा खेली जाती हैं। यहाँ क्रिकेट के दीवाने और सरकारी टीम तो पाई जाती है, मगर इनके मुकाबले नेपाल, चाइना और मलेशिया जैसी टीमों के अलावा कभी किसी बड़े मुल्क की टीमों के साथ नहीं हुए। आज से 45 साल पहले तक इस मुल्क की 70% से ज़ायद आबादी का रोज़गार ज़राअत से वाबस्ता था, लेकिन आज मुल्क की आबादी का सिर्फ 49% लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं। चावल इस मुल्क में पैदा होने वाली सबसे बड़ी फसल है। पूरी दुनिया में चावल की एक्सपोर्ट में पिछले कई सालों से थाईलैंड का पहला नंबर था, लेकिन अब इंडिया और वियतनाम थाईलैंड को पीछे छोड़ चुके हैं। बैंकॉक, पताया और फुकेट इस मुल्क के सबसे मकबूल तरीन तफरीही मुकामात हैं, जहां पर गैर मुल्की सबसे ज़्यादा आना पसंद करते हैं। 1 करोड़ की आबादी रखने वाला बैंकॉक इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, जबकि मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर नोंथाबोरी है, जहां सिर्फ 2,50,000 अफराद रहाइश पजीर हैं। आज पूरी दुनिया में सफ़ेद हाथी तकरीबन नापैद हो चुके हैं, मगर आज भी थाईलैंड में नायाब हाथियों की ये किस्म मौजूद है और यही सफ़ेद हाथी थाईलैंड का कौमी जानवर होने का भी एजाज़ रखता है। आज दुनिया में तकरीबन 6,000 हाथी बच चुके हैं। दुनिया में पाए जाने वाले इन 6,000 हाथियों में 3,000 के करीब हाथी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। सियामीज़ फायरबैक इस मुल्क का कौमी परिंदा है। मंगोस्टेन इस मुल्क का कौमी फल है। थाईलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो थाईलैंड में इस वक्त 35,000 से ज़ायद टेम्पल कायम हैं। इन मंदिरों की तादाद का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप रोज़ाना का एक मंदिर घूमना शुरू कर दें और साल भर आप इस अमल को दोहराते रहें तो आपको थाईलैंड में बने तमाम मंदिर घूमते घूमते 95 साल लग जाएंगे और हो सकता है इतने सालों में शायद इससे भी ज़्यादा मंदिर तामीर हो चुके हों। थाईलैंड में रहते हुए आप वहाँ के बादशाह के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, वगरना थाईलैंड के आर्टिकल 112 के तहत आपको 3 साल से 15 साल तक जेल भी हो सकती है। थाईलैंड कुल 1430 जज़ाइर से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है। थाई मसाज की तरह थाई फूड भी पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। चूँकि थाईलैंड के मशहूर खाने हिलाल नहीं होते, इसलिए इन खानों की मकबूलियत मुस्लिम ममालिक में बहुत ही कम है।
ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اگر تھائی لینڈ کا کوئی باشندہ کسی دوسرے ملک میں تھائی فوڈ متعارف کروانے کی غرض سے ریسٹورانٹ کھول لے تو تھائی حکومت کی طرف سے اسے باقاعدہ فنڈنگ بھی کی جاتی ہے۔ آج تھائی لینڈ کی کل آمدنی کا 20% حصہ سیاحت کے شعبے سے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ سال 2018 کی رپورٹس کے مطابق 3,82,70,000 افراد اس ملک میں سیاحت کی غرض سے داخل ہوئے اور ان میں سے 2 کروڑ افراد کا ٹھکانہ بینکاک شہر رہا۔ یوں بینکاک آج تک دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا شہر بھی بن چکا ہے۔ حکومت سیاحت کے شعبے میں مزید تبدیلیاں بھی کر رہی ہے اور حکومت کا مشن 2030 میں سیاحوں کی تعداد کو 8 کروڑ تک لے کر جانے کا ہے۔ دنیا آج جس بینکاک کو جانتی ہے، کوئی اس شہر کا اصلی نام نہیں جانتا۔ اس شہر کا نام اتنا بڑا ہے کہ شاید کوئی تھائی بندہ ہی اس نام کو مکمل پڑھ سکے گا۔ بصورت دیگر آپ اس شہر کا نام اس وقت ویڈیو کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں دنیا کے سب سے خطرناک سانپ پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے لمبا سانپ بھی اسی ملک میں پکڑا گیا تھا۔ تھائی لینڈ کے جزائر پر پائے جانے والے یہ سانپ اس قدر خطرناک ہیں کہ ذرا سی بے احتیاطی انسان کو موت کے منہ تک لے جاتی ہے۔ تھائی لینڈ کا پرچم 3 رنگوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ پرچم کے اوپری طرف اور نچلی طرف 2 سرخ رنگ کی پٹیاں ہیں۔ ان کے ساتھ اندرونی طرف 2 سفید رنگ کی پٹیاں ہیں، جبکہ ان دونوں کے درمیان میں نیلے رنگ کی ایک پٹی ہے۔ تھائی لینڈ کا پرانا نام سیام، جو 1939 تک اس ملک کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ 1939 کے بعد 1946 سے 1948 تک دوبارہ سے سرکاری نام بنا رہا، مگر پھر تھائی لینڈ اس ملک کے مقدر میں لکھ دیا گیا اور تب سے آج تک اس ملک کا نام نہیں بدلا گیا ہے۔ پہاڑوں، میدانوں، دریاؤں، جنگلات، خوبصورت ساحلوں اور آبشاروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بے پناہ خوبصورتی عطا کر رکھی ہے۔ شہروں کی رنگینیوں میں کھونے سے لے کر تنہائی میں رہنے کے لیے ہر وہ موسم اور علاقہ اس ملک میں دستیاب ہے جو ایک عام انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں اور آپ کو تھائی لینڈ میں سیاحت کی غرض سے جانا ہے تو آپ پاکستان میں کسی بھی ٹریول ایجنسی سے وہاں کا بآسانی ویزا لگوا سکتے ہیں، یا اگر آپ خود اس اہل ہیں کہ آپ ویزا اپلائی کر سکیں تو آپ خود تھائی لینڈ کا ویزا اپلائی کر کے بآسانی ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اکثر پاکستانی ملائیشیا کا ای ویزا حاصل کر کے ملائیشیا میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں کوالالمپور میں موجود تھائی ایمبیسی سے تھائی لینڈ کا بآسانی ویزا حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ بھارتیوں کے لیے تھائی لینڈ کے ای ویزا کی سہولت کے ساتھ ساتھ 31 اکتوبر 2019 تک ویزا آن ارائیول کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گولڈ بدھا بھی اسی ملک میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ریسٹورانٹ جہاں 5000 افراد بیک وقت کھانا کھا سکتے ہیں، اسی ملک میں قائم ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مگرمچھوں کا فارم بھی اسی ملک میں ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی مچھلی یعنی 12 میٹر لمبی ویل شارک کا گھر بھی یہی ملک ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام جانوروں کا 110% اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ 2004 میں 30 فٹ اونچے ایک سمندری طوفان نے تھائی لینڈ میں تباہی مچا ڈالی تھی۔ اس طوفان سے تھائی لینڈ میں 8000 افراد موت کی وادی میں چلے گئے تھے۔ 1500 سے زائد تھائی بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے اور 1.5 لاکھ افراد اس حادثے میں بے گھر بھی ہو گئے تھے۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام پرندوں کا 10% اسی ملک میں پایا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ میں 100 سے زائد سرکاری ریڈیو اسٹیشنز قائم ہیں۔ تھائی لینڈ میں تھائی کرنسی پر پاؤں رکھنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ تھائی کرنسی پر بادشاہ کی فوٹو ہونا ہے۔ بادشاہ کی شان میں گستاخی وہاں ایک برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی تھائی لینڈ کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق پر مبنی یہ خوبصورت اور تفریحی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کی وجہ بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو کون سے ملک پر بنائی جائے کامنٹ کرتے ہوئے ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے۔ تب تک کے لیے اپنے اس دوست محمد نبیل کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔